देखिए, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से यहां से फिर से एक बार एक पुश लगाया गया है कि इनको आरटीआई के एम्बेड से बाहर निकाला जाए। इंडियन आर्मी की बात कर लीजिए, इंडियन नेवी की बात कर लीजिए, एयरफोर्स की बात कर लीजिए, कोस्ट गार्ड की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन आरटीआई एम्बेड से बाहर निकलना चाहते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में आपको पता होगा। अब बेसिकली यहां पे आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन अभी आरटीआई के एम्बेड से बाहर है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 24 क्लॉज 1 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यह पर्टिकुलर क्लॉज क्या बोलता है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्ड सेकेंड शेड्यूल being organization established by the central government or any information furnished by such organization to the government। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये सेक्शन 24 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, जिनको केंद्र की सरकार ने बनाया है और जिनके द्वारा फर्निश की गई इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव नेचर की होती है, ये आरटीआई के एम्बिट के अंदर नहीं आते। अब चूंकि सेकंड शेड्यूल वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरटीआई के एम्बिट के अंदर नहीं है, तो हमें अब देखना पड़ेगा कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि केंद्र सरकार ने एस्टेब्लिश की है अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट, पहला है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, आपने सुना ही होगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डीईए, बहुत पावरफुल बॉडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पोस्टिंग मिल सकती है अगर आप कल की डेट में आईपीएस बनते हो तो। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जाना है तो 25 साल वाला जो सीएपीएफ का एग्जाम होता है इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, आसाम राइफल, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच सीआईडी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्राइम ब्रांच सीआईडी दादरा एंड नागर हवेली, स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके आरटीआई के एम्बेड के अंदर नहीं आते, लेकिन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये सब आरटीआई के एम्बेड के अंदर आते। इनफैक्ट आर्मी का तो ये तक बोलना है कि आसाम राइफल्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कमांड चेंज इंडियन आर्मी के हाथ में है, और आसाम राइफल आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता, लेकिन इंडियन आर्मी आरटीआई एक्ट के अंदर आती है। तो ये आप कह लो कि बदलने की जरूरत है आर्म्ड फोर्सेस के हिसाब से। और आर्म्ड फोर्सेस लॉजिक क्या दे रही है कि भाई इससे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और चेन ऑफ कमांड भी टूटती है। अब ये समझना पड़ेगा। देखिए, अभी के लिए जो अपील आई है, तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट किया है गवर्नमेंट की कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज के सामने। कमिटी ऑफ सेक्रेटरी में चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, रेवेन्यू मिनिस्ट्री हो, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हो, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज में बैठते हैं। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इसने पिछले साल भी प्रपोजल भेजा था। जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे भी इजाजत नहीं है, इन्होंने भी इस प्रकार का एक प्रपोजल सामने रखा था, हालांकि पास नहीं हुआ है पहले ये। अब ओवरऑल देखा जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के सामने 2017 से लेकर 2020 के बीच में 57,000 आरटीआई एप्लीकेशंस गई, जिसमें से 986 रिजेक्ट हुई हैं। कई बार आरटीआई एप्लीकेशंस तब लगाई जाती हैं बहुत ज्यादा जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है या कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होता है ये कश्मीर वैली में, तो इसके बाद बहुत सारी आरटीआई फाइल होने लगती हैं। 986 आरटीआई रिजेक्ट भी की गई हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक से रिलेटेड, या आर्म फोर्सेस के पास कितनी बंदूकें हैं, हमारे कितने सोल्जर्स किस जगह पर डिप्लॉयड हैं, तो ये जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है ये तो ऑब्वियस ही बात है आरटीआई में रिजेक्ट कर देगी हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी या नेवी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। बट आर्म्ड फोर्सेस का बोलना है कि भाई हमारे ऊपर आप आरटीआई लगा ही क्यों रहे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आर्म्ड फोर्सेस कोई पॉलिसी बना रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई, इस प्रकार की मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज बनाती हैं और वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। आर्म्ड फोर्सेस हमारे देश को प्रोटेक्ट करती हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस अलग से कोई पॉलिसी बना नहीं रही है। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो पॉलिसी बनाई है, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रही है। अब इस इंप्लीमेंटेशन में आरटीआई इन आर्म्ड फोर्सेस को अकाउंटेबल करता है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस का यह बोलना है कि भाई हमारे जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो इतने सेंसिटिव हैं कि हम हर समय उनको आरटीआई के थ्रू डाइवर्ज नहीं कर सकते। प्लस एक और बात यहां पे आर्म्ड फोर्सेस कह रही है कि इससे चेन ऑफ कमांड खराब हो रही है।
आपको पता है आर्म फोर्सेस के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, कोस्ट गार्ड के अंदर एक चेन ऑफ कमांड है। एक ऑफिसर, उसके ऊपर एक ऑफिसर, उसके ऊपर एक ऑफिसर। कभी कभी जब इन ऑफिसर्स की आपस में नहीं बनती तो इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी को सीधे सीधे तो निकाल नहीं सकते, तो आरटीआई फाइल कर देते हैं किसी दूसरे नाम से या अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से। कभी कभी इनफैक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बहुत ट्रेंड देखने को मिला है कि जो वाइफ्स हैं वो हस्बैंड की सैलरी जानने के लिए जब डिवोर्स एप्लीकेशन चल रही होती है तो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर देती हैं। कभी कभी अगर किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दूसरे से बदला निकालना है तो एक गुमनाम नाम से सीपी ग्राम या आरटीआई फाइल कर दिया। तो इस प्रकार के इवेंट्स को रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस बहुत लंबे समय से गुहार लगा रही हैं कि इनको सेक्शन 24 क्लॉज 1 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर एग्जेम्प्ट करना चाहिए फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। हालांकि लॉ मिनिस्ट्री ने बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे आरटीआई एक्ट कमजोर पड़ जाएगा। सरकार ऐसा करेगी कि नहीं करेगी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी मणिपुर में और कश्मीर में जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड है, इनके ऊपर काफी सवाल उठाए जाते हैं लोकल्स की हैंडलिंग को लेके। तो इस हिसाब से आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आरटीआई लागू होगा आगे आने वाले समय में, नहीं होगा, दैट्स एन ऑल टुगेदर टोटली डिफरेंट थिंग। हाँ, ये है कि आर्म्ड फोर्सेस ये चाहती हैं कि सेक्शन 24 क्लॉज 1 में इनको एग्जेम्प्ट होना चाहिए। और आर्म्ड फोर्सेस का एक लॉजिक बिल्कुल सही है। देखिए, आसाम राइफल्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरटीआई के अंदर नहीं आते, और आसाम राइफल्स के जो भी सोल्जर्स हैं इनको चेन ऑफ कमांड में ऊपर आते हैं इंडियन आर्मी के जो बॉसेस होते हैं, और उनके ऊपर आरटीआई एप्लीकेबल है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स यहां पे क्यों है? स्पेशल ब्रांच, या तो फिर आप इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आरटीआई के अंदर ले आओ। लेकिन देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस का आरटीआई के अंदर आना सही नहीं है। अब ये अलग बात है कि अब आरटीआई के अंदर ये नहीं आएंगे तो ये ताकतवर भी हो जाएंगे, इनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। पर नो डाउट जितनी भी आरटीआई आर्म्ड फोर्सेस के सामने, नेवी के सामने पड़ती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे जेन्युइन नहीं होती हैं। कई बार जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इंडिया में अपने एजेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए उल्टी सीधी आरटीआई फाइल करते रहते हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है पब्लिक रिस्पॉन्स से या पब्लिक अवेयरनेस से, बस मतलब भर के लिए किसी भी काम के लिए आरटीआई फाइल करते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वेस्ट है कि हमें आरटीआई के एम्बेट से बाहर निकालो। अब देखते हैं सरकार आगे क्या कॉल लेती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के ऊपर आरटीआई एप्लीकेबल होनी चाहिए जब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आईटीबीपी और आसाम राइफल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आरटीआई एप्लीकेबल नहीं हो रही? ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।